हेलो एवरीवन। तो चलिए आप लोगों का सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपके परीक्षा में काफ़ी सालों के प्रीवियस ईयर में रिपीट हुआ है। पहला सवाल है, ऑटोमन साम्राज्य से क्या तात्पर्य है? तो पश्चिमी एशिया और दक्षिणी यूरोपीय देशों के कुछ भाग पर तुर्की साम्राज्य स्थापित था, जिसे ऑटोमन साम्राज्य कहा गया था। यूनान इसका एक महत्वपूर्ण भाग था। यूनान की स्वतंत्रता के लिए रूस, फ्रांस, ब्रिटेन आदि देशों ने इस पर आक्रमण किया, जिससे यह कमजोर होकर समाप्त हो गया। ठीक है। देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल क्या है। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताइए कि 19वीं सदी में राष्ट्र कैसे विकसित हुआ। अथवा यानी या तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, या फिर दूसरा सवाल, या फिर इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। सरकार ने आदेश दिया कि साइगन नेटिव गर्ल्स स्कूल उस लड़की को वापस कक्षा में ले जिसे स्कूल से निकाल दिया गया था। व्याख्या करें। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस पार्ट का आंसर देख लेते हैं। ठीक है, पहले पार्ट का आंसर जिसमें बोला है, ये पहले पार्ट का आंसर देख लेते हैं। तो पहले पार्ट का आंसर आपको क्या लिखना है, देखिए। यूनान साहित्य, दर्शन, कला, विज्ञान, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में सभ्यता के प्रारंभिक काल से ही अग्रणी रहा था, लेकिन 13वीं सदी में इस्लामिक तुर्की साम्राज्य के अधीन हो गया था। यहाँ के कवि, विचारक, दार्शनिक अन्य देशों में चले गए, जिससे यूरोपीय देशों में पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। इन रचनाकारों ने स्थानीय भाषा में गौरवशाली सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया। शिक्षित शिक्षित मध्यम वर्ग दर्शन के तर्क पर परखने लगा और निरंकुश राजतंत्र तथा पादरी के विशेषाधिकार का विरोधी बन गया। आगे इसका आंसर देखिए। आगे है कि फ्रांसीसी क्रांति से यूनानियों में भी राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। तुर्की शासन से मुक्त होने के लिए यूनानियों ने हितेरिया फिलायक नामक संस्था की स्थापना कर स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत की। उन्हें रूस, फ्रांस, इंग्लैंड का भी समर्थन मिला। इन राष्ट्रों ने संयुक्त रूप से तुर्की पर आक्रमण किया, जिसमें तुर्की की हार हो गई और अंततः 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। इस प्रकार अन्य देशों में भी निरंकुश शासक के विरुद्ध आंदोलन हुए और नए नए राष्ट्रों का उदय हुआ। अब हम सेकेंड पार्ट के आंसर की ओर चलते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको किस तरीके से आंसर लिखना है, देखिए। 1926 में साइगन नेटिव गर्ल्स स्कूल यानी वियतनाम में एक विवाद उठ खड़ा हुआ। यह विवाद एक वियतनामी लड़की की सीट बदलने से पैदा हुआ। उसे कक्षा में अगली सीट से उठाकर पिछली सीट में जाकर बैठने के लिए कहा गया, क्योंकि उस सीट पर एक फ्रांसीसी लड़की को बैठना था। जब लड़की ने सीट छोड़ने से इनकार किया तो स्कूल के कोलन प्रिंसिपल ने उसे स्कूल से निकाल दिया। अन्य विद्यार्थियों ने इसका जमकर विरोध किया। इस पर उन्हें भी स्कूल से निकाल दिया गया। इस विवाद ने एक बहुत बड़े आंदोलन का रूप ले लिया। लोग खुलेआम जुलूस निकालने लगे। स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगी। अंततः फ्रांसीसी सरकार ने हार कर प्रिंसिपल को आदेश दिया कि लड़की को पुनः स्कूल में ले। फलस्वरूप प्रिंसिपल को लड़की को वापस दाखिला देना पड़ा। चलिए आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भारतीयों के विभिन्न वर्गों और समूहों ने क्यों हिस्सा लिया, वर्णन करें। अथवा इस दोनों पार्ट का आंसर हमें करना है। पहला है, गिरमिटिया मजदूर से क्या तात्पर्य है। दूसरा है, कारण बताइए क्यों शहर में असहयोग आंदोलन धीमा पड़ गया। तो पहले पार्ट का आंसर देखते हैं। तो देखिए पहले पार्ट का आंसर क्या है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भारतीयों के विभिन्न वर्गों और समूहों के हिस्सा लेने का निम्न कारण थे। पहला, मध्यम वर्ग को आशा थी कि युद्ध के दौरान जो समस्याएं जैसे महंगाई, अधिक कर, खाद्य पदार्थों की कमी आदि समाप्त हो जाएंगी, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। अंततः हुए संघर्ष द्वारा सरकार पर दबाव डालकर इनका हल चाहता था। इस वर्ग के शिक्षकों ने पद त्याग दिया, विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार किया, वकीलों ने वकालत छोड़ दी, विदेशी वस्त्रों और वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। दूसरे पार्ट का आंसर देखिए। किसानों को आशा थी कि उनका लगान कम होगा, बेगार का अंत होगा तथा तालुकदारों और जमींदारों के अत्याचार समाप्त होंगे। तीसरा पार्ट का आंसर देखिए, मतलब तीसरा पार्ट का आंसर नहीं, कारण हमसे पूछा था, तो तीसरा कारण था, वन अधिनियम द्वारा आदिवासियों के वन में प्रवेश पर रोक लगा दिया गया, जिससे आजीविका समाप्त हो गई थी। वे अपने अधिकारों की वापसी चाहते थे। और चौथा हमारे पास क्या कारण है, देखिए। बगानों के मजदूरों को आशा थी कि वो स्वतंत्र रूप से अपने गाँव में आ जा सकेंगे। उन्होंने बगान छोड़कर अपने घरों को जाने का प्रयत्न किया ही, लेकिन रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वो पहुंच नहीं सके और पकड़ लिए गए। पांचवा कारण, भारतीय व्यापारियों ने भी प्रतिबंधात्मक व्यापार नीति के कारण इस आंदोलन में भाग लिया। अब दूसरे पार्ट का आंसर देखते हैं, जिसमें अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हैं तो आपको इन दोनों पार्ट का आंसर देना होगा। पहला है,
औपनिवेशिक देशों के ऐसे श्रमिक जिन्हें वहां के शासक एक निश्चित समझौते द्वारा अपने शासित दूसरे देशों में ले जाते थे को गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। इन मजदूरों को मुख्यतः नगदी फसलों की खेती और खदानों में लगाया जाता था। भारत के पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार, हरियाणा आदि क्षेत्रों से श्रमिक को गन्ने की खेती के लिए मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद, जमैका आदि देशों में ले जाया जाता था। दूसरे पार्ट का आंसर देखिए, शहरों में असहयोग आंदोलन के धीमा पड़ जाने के निम्नलिखित कारण थे। दूसरे पार्ट में यही पूछा था कि क्या कारण थे धीमी पड़ने का। पहला कारण देखिए, पहला रीजन है खादी का कपड़ा प्राय मिलों में भी भारी पैमाने पर उत्पादन की तुलना में अधिक महंगा थी। दूसरा, ब्रिटिश संस्थाओं के विकल्प में देसी संस्थाओं की स्थापना नहीं हो सकी थी। तीसरा, कुछ लोग जन संघर्ष से उब चुके थे। और चौथा, शहरी नेता चुनाव में भाग लेना चाहते थे। यही सब कारण थे। अब चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए क्या है। नए उपभोक्ता पैदा करने में विज्ञापन मदद करता है, कैसे? कारण बताइए। तो कंपनियों अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए विज्ञापन का सहारा लेती है। वह अपने उत्पादों को श्रेष्ठतम साबित करने के लिए समाज के विशिष्ट व्यक्तियों की मदद लेती है। इनके अनुयायियों उन पर विश्वास करते हैं और उस उत्पाद को खरीदते हैं। इस प्रकार नए नए उपभोक्ता उस उत्पादन से जुड़ते जाते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि विज्ञापन नए उपभोक्ता पैदा करने में काफ़ी मदद करता है। ठीक है, चलिए पांचवा सवाल देखिए। पांचवा सवाल है हमारे पास कि बम्बई की बहुत सारी फिल्में शहर में बाहर से आने वालों की जिंदगी पर आधारित क्यों होती है, व्याख्या करें। अथवा आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि अफ्रीका में रिंडर पेस्ट का आना के प्रभाव की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो सबसे पहले हम दूसरे पार्ट का आंसर देखते हैं। बम्बई की बहुत सारी फिल्में शहर में बाहर से आने वाले की जिंदगी पर आधारित क्यों है, ये हम दूसरे पार्ट में आंसर देख लेंगे। ठीक है, सो डोंट वरी, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। और अगर आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं चेक किया है तो प्लीज़ चेक कर लो, बिकॉज वहाँ पे मैथ्स का प्लेलिस्ट, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश सबका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर देखते हैं कि रिंडर पेस्ट या पशु प्लेग 1880 के दशक में अफ्रीका में आया और संपूर्ण अफ्रीका को अपने चपेट में ले लिया। यह बीमारी ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों से आए जानवरों के जरिए पहुंची थी। इस बीमारी ने अपने रास्ते में आने वाले 90% यानी 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया। पशुओं की हानि से अफ्रीका आजीविका खत्म हो गई। अपनी सत्ता और मजबूत करने तथा अफ्रीकियों को श्रम बाजार में धकेलने के लिए वहां के बगान मालिकों, खान मालिकों और उपनिवेशिक सरकारों ने बचे खुचे पशु भी कब्जे में ले लिए। इस प्रकार यूरोपीय उपनिवेशकारों को अफ्रीका को जीतने और गुलाम बनाने का मौका मिल गया था। चलिए आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने कहा कि स्वराज की लड़ाई दरअसल अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता के लिए लड़ाई है, व्याख्या करें। अथवा निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। पहला उड़िया उपन्यास और दूसरा उपन्यास परीक्षा गुरु में दर्शाई गई नए मध्य वर्ग की तस्वीर। तो पहले पार्ट का आंसर देखते हैं। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा उन सभी प्रक्रियाओं एवं व्यवस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया गया जो राष्ट्रवाद से सीधे संबंधित थे। इनमें से अभिव्यक्ति का अधिकार, प्रेस की आज़ादी तथा संगठन बनाने की स्वतंत्रता मुख्य थे। असहयोग आंदोलन के काल में महात्मा गांधी ने जब स्वराज को अपना उद्देश्य घोषित किया तो उन्होंने ये विचार व्यक्त किए। उनके अनुसार वाणी की स्वतंत्रता, प्रेस की आज़ादी और संगठन बनाने की आज़ादी के बिना कोई भी राष्ट्र नहीं पनप सकता। यदि देश को बाहरी वर्चस्व से मुक्ति दिलानी है तो इन स्वतंत्रताओं को बहुत महत्वपूर्ण समझना चाहिए। यदि ये तीनों आज़ादियाँ नहीं होंगे तो फिर राष्ट्र भी नहीं होगा। राष्ट्रवाद को अपनी संजीवन के लिए ये तीनों स्वतंत्रताएं अवश्य चाहिए। महात्मा गांधी इस तथ्य को जानते थे, इसीलिए वे इन आज़ादियों की विशेषता वकालत करते थे। इसके अभाव में कोई राष्ट्रवाद के विषय में सोच भी नहीं सकता। ठीक है, और ये जो है ये मानचित्र है। ठीक है, मानचित्र से रिलेटेड देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को दर्शाइए। पहला अफ्रीका, दूसरा भूमध्य सागर। तो ये है पूरे वर्ल्ड का जो है आप कह सकते हो मानचित्र। ठीक है, इसमें से अफ्रीका कहाँ है ये पूछ रहा है। ये पूरा क्या है बताओ, ये पूरा क्या है? एशिया है ना, है ना, ये पूरा एशिया है, ये अफ्रीका है, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका है ना। तो हमसे सिर्फ बोला है कि अफ्रीका बता दो, तो ये एशिया के ठीक बगल वाला जो होता है ये कॉन्टिनेंट अफ्रीका है। और अगर भूमध्य सागर की बात किया जाए तो आप देख लें कि भूमध्य सागर, ये देखिए अफ्रीका और ये रहा एशिया कॉन्टिनेंट जो कि दुनिया की सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कॉन्टिनेंट है जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के हिसाब से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके बीच में ये जो है ना ये भूमध्य सागर है। ठीक है, ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक इन सारे क्वेश्चन को आप कीजिए तैयारी और आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हो। थैंक यू।